हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट 9th के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट साइंस, वर्कशीट नंबर 34 और जो कि डेट 21 सितंबर 2020 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है गति। आज हम पढ़ेंगे कि वेग और समय इसके बीच में क्या संबंध होता है, साथ ही गति का पहला समीकरण क्या है। ज्ञान यहाँ पर जानना चाहता है कि जिज्ञासा दीदी गति के समीकरण क्या होते हैं और इन्हें हम ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पर बच्चों, गति के समीकरण को समझने से पहले गति के बारे में कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है तो हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे ए से बी तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय की, जिसे हम एस से लिखते हैं। अब ए से जब वस्तु ने चलना शुरू किया तो उसका वेग कितना था, जिसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं और यू से दर्शाते हैं। इसके बाद बी पर पहुंचने पर उसका वेग कितना था, यानी अंतिम वेग, जिसे हम वी से लिखते हैं। बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में उसको जो समय लगा उसे हम टी से दर्शाते हैं। अब यदि ए से बी तक पहुंचने में उसके वेग में कुछ परिवर्तन हुआ है, यानी जो प्रारंभिक वेग है u और अंतिम वेग v, वो दोनों बराबर नहीं हैं, तो अब बताइए इस निश्चित समय में उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसको क्या कहेंगे? जी हाँ, उसे हम त्वरण कहते हैं और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब ये चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं कि जिज्ञासा ज्ञान को क्या बताती है। जिज्ञासा कहती है कि ज्ञान, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी, इनके बीच जो संबंध हैं, उन संबंधों को हम गति के समीकरण के नाम से जानते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? गति के 3 समीकरण होते हैं। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच में संबंध को बताता है, जो कि है v बराबर u प्लस at। अब इसका दूसरा समीकरण समय और स्थिति में संबंध को बताता है। ये है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका तीसरा समीकरण वेग और स्थिति में संबंध को बताता है, जो कि है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखिए, इन समीकरणों में u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v क्या है वस्तु का अंतिम वेग, a है एक समान त्वरण और इसके बाद s, जिसको हमने बताया था स्थिति, यानी कि दूरी, वस्तु कितनी दूरी तय करती है। t है समय, यानी कि उतनी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा। और अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं कि गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं, वो लिखो, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि गति का पहला समीकरण लिखो या दूसरा लिखो या तीसरा लिखो। तो इन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जो इन तीनों की सहायता से हम और क्या निकाल सकते हैं? हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी और त्वरण इत्यादि से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनके आसानी से हल कर सकते हैं। गति का पहला नियम ग्राफीय विधि के द्वारा किस तरह से प्राप्त किया जाता है, या हम इसे कह सकते हैं कि वेग और समय के बीच में जो संबंध है, जिसे हम गति का पहला नियम भी कहते हैं, वो कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, यहाँ पर उसको समझाया गया है। देखिए बच्चों, ये वेग और समय का ग्राफ है। यहाँ पर x एक्सिस पर
या x अक्ष पर समय यानी कि t को दर्शाया गया है और जो y अक्ष है उस पर वेग को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे वेग और समय के बीच में संबंध को बताया है। अगर कोई वस्तु जो कि A बिंदु पर है और इस समय जो इसका वेग यानी कि प्रारंभिक वेग है वो कुछ है, लेकिन वो 0 नहीं है। 0 अगर वो होता तो वो O से चलना शुरू करता इस तरह से, ठीक है। लेकिन वो O से ना चल करके अभी वो जो चला होगा, लेकिन इस समय वो A बिंदु पर है, तो यानी कि अभी उसका कुछ वेग है। अब ये A बिंदु से B बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है। और B बिंदु पर पहुंचने में इसको कितना समय लगा? देखिए, ये इसको समय लगा T, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि जो B बिंदु है उस पर पहुंचने पर उसका वेग कितना हो गया? वो बढ़ गया। देखिए, वो हो गया है E और वो इतनी दूरी उसने यहाँ से यहाँ तक का जो उसका वेग है, जो भी इसका मान होगा वो इसका बढ़ा हुआ वेग है। तो हम यहाँ पर जो वेग है उसको कितना बोलेंगे? उसे v से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम बोलते हैं अंतिम वेग। अब यहाँ पर हमें t समय और v वेग के बीच में संबंध को जो कि हमारा गति का पहला समीकरण है उसको हम निकालने के प्रयत्न करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी यही समझाया गया है कि जो गति का पहला समीकरण है उसमें समय और वेग में क्या संबंध है। देखिए, एक समान त्वरण से चल रही वस्तु का जो वेग समय ग्राफ है वो ये है। यहाँ पर u यानी कि प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, जैसा कि हमने बताया था, क्योंकि वो A पॉइंट से चल रहा है। उसके बाद है कि t समय में बढ़कर वो वेग कितना हो जाता है? v, यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बताया है कि वस्तु का जो वेग है वो एक समान दर यानी कि A से परिवर्तित हो रहा है। A को हम क्या कहते हैं? त्वरण। वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल सीधी रेखा में है। अगर ये एक समान दर से परिवर्तित ना हो रहा होता तो ये सीधी रेखा ना होकर के इस तरह से जिगजैग या जो भी वो घटता बढ़ता वेग उस हिसाब से होती। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बिंदु B से, ये जो बिंदु B है, यहाँ से हम x अक्ष पर, ये x अक्ष है हमने बताया था, ठीक है, इस पर एक सीधा लंब डालते हैं और वो लंब कौन सा है? BC, इस तरह से, यानी कि सीधी लाइन खींचते हैं। ये C पॉइंट है। और y अक्ष पर BE लंब खींचते हैं, यहाँ पर E लिखा हुआ है, और y अक्ष पर यहाँ पर सीधी लाइन खींचते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट है कि OC के समानांतर AD रेखा खींचे। अब देखिए OC कहाँ पर है? ये O है और ये C है, तो यहाँ पर ये सीधी रेखा खींच ली इसके समानांतर, यानी इसके पैरेलल, इसके साथ साथ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है जिसको हमने U बोला था वो है OA, यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद जो अंतिम वेग है वो है BC। कितना हुआ ये? यहाँ से लेके यहाँ तक, या हम इस दूरी को यहाँ से और यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्योंकि BD, अब वेग में जो परिवर्तन है वो है BD। BD कहाँ पर है? देखिए, B यहाँ है और D यहाँ है, मतलब कि हमें कितनी दूरी निकालनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना मान है वो हमें निकालना है। अब अगर हमें BD यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ है उसको निकालना है, तो हमें जो अंतिम वेग है, जो कि लास्ट में उसका जो वेग था वो, और जब हमने शुरू किया था तो उसका वेग कितना था उसे माइनस करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम ग्राफ में देखें तो हमें ये निकालना है ये वाली दूरी, और अगर ये दूरी निकालनी है तो कैसे निकलेगी? पहले हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी निकाल लें और फिर उसमें से हम ये वाली दूरी माइनस कर दें,
तो क्या निकलेगा, ये वाली दूरी निकल जाएगी और यही है हमारा BD यानी कि वेग में परिवर्तन। देखिए बच्चों, अगर हम अब ग्राफ की मदद से इनके मान रखने शुरू कर दें इसमें, तो क्या आएगा, BC क्या था, जो कि इसका अंतिम वेग था V, और BD क्या है, वेग में परिवर्तन, यानी कि वो कितना बढ़ा, वो है जो कि हमें निकालना है, अभी हमें पता नहीं है। और OA क्या है, OA है उसका प्रारंभिक वेग, जिस चाल से या जिस वेग से उसने चलना शुरू किया था। ठीक है, तो जिसको हमें निकालना है हम उसे एक तरफ रख लेते हैं और बाकी दोनों चीज़ों को एक साइड रख लेते हैं। तो ये आ गया V माइनस U। ठीक है, यानी कि उसकी जो अंतिम वेग है उसमें से अगर प्रारंभिक वेग को घटा दिया जाए तो उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ है वो निकल जाएगा। और हाँ, हमें यहाँ पर एक चीज़ और मालूम है, और वो क्या है कि वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन और वो कितने समय में हुआ है, उसको परिवर्तित होने में कितना समय लिया, वो ही त्वरण कहलाता है, जिसको हम A से लिखते हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हो आप कि A बराबर है BD यानी वेग में परिवर्तन बटे T यानी कितने समय में वो परिवर्तित हुआ है। अब हमें यहाँ दो समीकरण मिल गई हैं कि BD बराबर है V माइनस U और BD बराबर है A और T। ठीक है, तो ये दोनों ही BD के मान हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये बराबर ये, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है V माइनस U बराबर है AT। ठीक है, और अगर हम इसको और हल करें तो ये निकल के आता है V बराबर U प्लस AT। और ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो है पहला समीकरण है गति का, जो कि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया है, इसमें है कि कोई बस चल रही है, जब उसमें ब्रेक लगाया गया तो ब्रेक लगाने पर जो उसका त्वरण है वो विपरीत दिशा में लगा और वो कितना था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमें ध्यान रखना है कि त्वरण 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन एक चीज़ और याद रखनी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि वो रुक रही है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये माइनस में है। ठीक है, उसके बाद है अगर ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में उसको कितना समय लगता है, 2 सेकंड। हम लिखेंगे कि T बराबर कितना है, 2 सेकंड। ठीक है, अब उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग है U, यानी जिससे वो चल रही थी, तो वो हमें निकालना है। अब हमें V कितना होगा, इसका V तो हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लगाने पर बस बिल्कुल रुक गई है, अब उसका कोई वेग नहीं है, तो V होगा 0। चलिए देखिए हम इसे कैसे हल करते हैं। देखिए ये हमने निकाल लिया था कि A बराबर है माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। V क्योंकि इसका अंतिम वेग है और वो रुक चुकी है तो वो 0 मीटर पर सेकंड हुआ, उसे रुकने में समय लगा 2 सेकंड का। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद, और जो उसका प्रारंभिक वेग है U, वो ही हमको निकालना है। अब यहाँ पर गति का पहला जो समीकरण है वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो है V बराबर U प्लस AT। अब जो जो मान हमें पता है वो हम रखते जाएंगे। V की वैल्यू हमें पता है 0, हमने रख दिया। अब जो U है वो कितना है वो निकालना है, हमें नहीं मालूम। उसके बाद A जो है त्वरण, वो है माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो समय है T, उसे रुकने में लगे 2 सेकंड, वो हमने लिख दिया। जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने पर हमारा उत्तर आता है प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा हुआ आंसर। चलिए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि गति के 3 समीकरण लिखने हैं, जो कि हमने ऊपर समझाए थे। देखिए इन्होंने यहाँ गति के 3 समीकरण दिए हुए हैं, ये तीनों समीकरण ही हमें लिखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा।
अब इसका दूसरा प्रश्न है कि गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। देखिए, हमने ये जो ऊपर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद ग्राफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये वाला ग्राफ, यही इसमें उत्तर में आएगा। आपको यही लिखना है। अब इसके तीसरे प्रश्न में है कि गति के समीकरणों में v, u, s, t और a ये क्या हैं? ये किसको निरूपित करते हैं? देखिए, ये हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि u बराबर है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v होता है वस्तु का अंतिम वेग, a है एक समान त्वरण, t है समय और s क्या है? तय की गई दूरी। तो यहाँ पर यही आपका उत्तर आएगा। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू सो मच।